Hello everyone and welcome to the class. I hope you all are doing very great. You all are at your home and you all are safe. जिन्होंने अभी तक भी अनअकैडमी की ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है और अपना फेवरेट रेफरल कोड जो कि BREJ10 अप्लाई नहीं किया है तो वो फटाफट से कर ले और मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स को अवेल। Welcome to the class everyone. Myself Abhilasha Bareja, your business studies educator at an academy. Welcome each and everyone to the class. I completed my graduation BCom from Delhi University, post-graduation MBA, finance as a major and marketing as a minor from IPM College. I've also done B.Ed from MD. Having experience of more than 7 years for grades 11th and 12th business studies. Along with that, I also take subjects like business organizational management, human resource management, and business communication for graduation and post-graduation students. I also take a subject of business and commercial knowledge for CA professional students. This was all about me. Now, let's talk actually about the platform where we got the chance to meet each other. That is none other than Unacademy. तो बच्चों अनअकैडमी एक ऐसी जगह है जो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है एक ही छत के नीचे। और आप टेलीग्राम के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो बहुत हद तक व्हाट्सएप की तरह ही है ये ऐप भी, यहाँ पे आपके फेवरेट चैनल कॉमर्स 365 का ग्रुप भी बना। अगर आप इस ग्रुप को इंस्टॉल कर लेते हैं, यानी कि अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, साथ ही आपको पता चलता रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर कब। आप अपडेटेड रहेंगे कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर हो रहा है, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। अनअकैडमी की ऐप को इंस्टॉल करने के लिए इफ यू आर एन एंड्रॉइड यूजर तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड इफ यू आर एन एप्पल यूजर तो आप ऐप स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद वहां दो तरीके के फीचर्स हैं। द फर्स्ट वन इज द प्लस एंड द अदर वन इज द आइकॉन। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। फीचर्स ऑफ बोथ द सब्सक्रिप्शंस ताकि आपके लिए इजी हो जाए ये डिसाइड करना कि आपको कौन सी सब्सक्रिप्शन परचेज करनी है। Along with the feature, I'll also tell you the prices for the same. तो शुरुआत करते हैं हम अपने प्लस। तो बच्चों प्लस एक ऐसी चीज है, प्लस एक ऐसा फीचर है जो कि आप घर बैठे अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से इजीली पढ़ाई कर सकते हैं। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि अगर हम बात करें कॉमर्स की, 11th कॉमर्स की, तो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि बिजनेस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ्स, आप सारे सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन एक ही छत के नीचे ले सकते हैं। यू आर इन द हैंड्स ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं दैट इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट एजुकेशन दैट यू आर गेटिंग हियर एट अनअकैडमी। आपके लिए रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि अगर आपके डाउट सारे क्लियर होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। क्योंकि जब हमारे पुराने सारे टॉपिक्स क्लियर होते हैं तो हमारा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन जाता है और हम उसको और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं। None of the point topic of chapter will be left. हर चीज टू दी एक्सटेंट टू दी डेप्थ आपकी क्लियर करनी चाहिए। Along with providing you the complete education, आपके टीचर्स यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। वो गाइडेंस जो एक्चुअली में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ताकि आपके सारे टारगेट्स अचीव हो सके। कई बार हम पढ़ते पढ़ते थोड़े से लेथार्जिक हो जाते हैं, हमारा मन हटने लग जाता है, तो यहाँ पे आपके टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे ताकि आपका ध्यान इधर उधर डाइवर्ट ना हो, बल्कि आप बहुत अच्छे से सारी पढ़ाई कर सकें। Proper study materials will be provided to you, that too also in PDF formats. आपको PDF formats में study materials provide किए जाएंगे। आप उनको easily डाउनलोड कर सकते हैं, आप उनको डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी भी निकाल सकते हैं, लर्न भी easily कर सकते हैं। Proper practice test papers will be provided to you. वो practice test paper जो actually में आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे आप हर तरीके के practice test papers दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, MCQs, केस स्टडी वाइज, आप जिस भी फॉर्म में देना चाहें आप उस फॉर्म में टेस्ट पेपर्स अपने दे सकते हैं। प्रॉपर लाइव डाउट सेशंस आपके लिए कंडक्ट किए जाएंगे, लाइव डाउट सीरीज आपके लिए कंडक्ट की जाएगी ताकि आपको पता चल सके हमारा पेपर किस तरीके का आने वाला है, ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें,
और आप अच्छे से उसके हिसाब से पढ़ाई कर सकते। जब हमें पता होता है कि हमारे पेपर का फॉर्मेट क्या है तो हम उसको और अच्छे से पढ़ते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी यहाँ पे बढ़ता है। So all these are the features of the Plus subscription. Now let's have a look over the charges. अगर हम 12 महीने यानी कि 1 साल के सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो आपको पे करने हैं सिर्फ 1250 रुपीज फॉर अ मंथ। और अगर हम 2 साल यानी कि 24 महीने की सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो आपको पे करने हैं सिर्फ 1042 रुपीज फॉर अ मंथ। इसी के साथ नीचे दिए गए बॉक्स में अगर आप अपना रेफरल कोड जो कि BREJ10 अप्लाई करोगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाए। सेकेंड आती है हमारी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो बच्चों जो बच्चे हमारे ग्रुप में पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं होते, जिन बच्चों को लगता है कि ग्रुप में पढ़ने से हमारा माइंड डाइवर्ट हो रहा है, जिनको लगता है कि ग्रुप में पढ़ने से हम शायद खुल के अपनी बात आगे प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, या जिनको लगता है ग्रुप में पढ़ने से हमारा ध्यान दूसरे बच्चों की बातों के ऊपर जाएगा, तो उन हमारे बच्चों के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट। यहाँ पे आपको 1-on-1 मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। आप अपने इस 1-on-1 मेंटर के साथ बैठकर इजली पढ़ाई कर सकते। आपके लिए लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। वो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जिसमें आप अपने मेंटर के साथ बैठकर जितने भी आपको डाउट्स हैं आपको सारे डाउट्स इजली सॉल्व कर सकते। वीकली रिपोर्ट्स विल बी मेड फॉर यू। वीकली रिपोर्ट्स आपको बताएंगी कि आपने कितनी इंप्रूवमेंट करी है, आप में कितनी इंप्रूवमेंट आई है और आपको और कितनी मेहनत करनी है ताकि आप और अच्छे से काम कर सकें। Along with being in touch with you, your mentor will also be in touch with your parents because they are the only one who actually made you join this big platform. आपके पेरेंट्स ने ही आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करवाया, तो उन्हें भी पता लगना चाहिए कि हाउ मच प्रोग्रेस यू हैव मेड आफ्टर ज्वाइनिंग दिस बिग प्लेटफॉर्म। प्रॉपर स्टडी प्लानर्स विल बी मेड फॉर यू ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल सके कि जिस डायरेक्शन में बैठ के आप पढ़ाई करनी है उसी डायरेक्शन में बैठ के आप सारे अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते। All along with these benefits, you will also get all the benefits of Plus subscription in your Iconic subscription. जब अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको प्लस के भी सारे फीचर्स प्रोवाइड करे जाएंगे। तो देखा जाए तो आइकॉनिक इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट, क्योंकि आपको यहाँ पे आइकॉनिक के तो अपने सारे फीचर्स मिल ही रहे हैं, along with that आपको यहाँ पे प्लस के भी सारे फीचर्स प्रोवाइड करे जाएंगे। Now let's have a look over the charges. अगर हम 12 महीने यानी कि 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पे करने हैं सिर्फ 2333 रुपीज फॉर अ मंथ। और अगर हम 2 साल यानी कि 24 महीने की लेते हैं तो आपको पे करने हैं सिर्फ 2000 रुपीज फॉर अ मंथ। इसी के साथ नीचे दिए गए बॉक्स में अगर आप अपना रेफरल कोड जो कि BREJ10 अप्लाई करोगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया। तो हम फटाफट से आज ही जाएंगे और जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे। स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दिस इज द रिकॉर्डेड सेशन ऑन द ग्रेट डिमांड। आप सबकी बहुत डिमांड थी कि हमारे पुराने चैप्टर्स जो कि नए बच्चे आए हैं उनके लिए स्पेशली कि मैम पुराने चैप्टर्स का रिव्यू चाहिए, तो मैं आपके लिए आज चैप्टर 1 यानी कि एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस का पूरा रिव्यू लेकर आई हूँ। इन दिस वी विल बी कवरिंग द कंप्लीट चैप्टर टू एन एक्सटेंट। हमारा नया टॉपिक इसमें ऐड हुआ था हिस्ट्री ऑफ बिजनेस भी ऐड हुआ था, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में वो टॉपिक कटवा दिया गया, तो इसलिए आई एम नॉट इंक्लूडिंग दिस टॉपिक इन द पर्टिकुलर चैप्टर। इन केस अगर फिर भी किसी का आ रहा है, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप द मैसेज इन द चैट बॉक्स along with the questions in which you are having a doubt. I'll surely revert to you with the same. ठीक है, recorded doesn't mean that I'm not seeing your doubts. I will be available at that time with you on the recorded session only. दूसरी चीज मैंने आपकी एमसीक्यू की इसकी क्लास ली थी, उस एमसीक्यू में मैंने आपकी हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चंस इसलिए पूछे थे बच्चों उसमें क्योंकि हमारे वो टॉपिक्स उससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके इसमें एक्सटेंड में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस आपके सारे वहां पे कवर कर दिए। इसके बाद भी इफ यू स्टिल फील कि हमारा कुछ भी एक्स्ट्रा हो रहा है किसी के स्कूल में, तो प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप द मैसेज, मैं आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक जरूर इंक्लूड कर दूं। क्लियर? चलिए, चैप्टर 1 है हमारा एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस।
बिजनेस क्या है? ऑब्वियसली बिजनेस एक ऐसी चीज है जहां पर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम मतलब या तो हम प्रोड्यूस करेंगे अपने गुड्स या सर्विसेज, हम उन्हीं को ही सेल करेंगे। अगर हम रेगुलरली अपने गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर ही अगर हम अपने गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा हमारा बिजनेस। बिजनेस एक ऐसी चीज है जहां पे हमें बहुत थोड़ी सी क्वालिफिकेशन की नीड है, बहुत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ ही हम अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही हमें जो इससे मिलेगा दैट विल बी प्रॉफिट्स। बिजनेस को रन करके इफ वी आर डूइंग अ ग्रेट इन बिजनेस, अगर हम बिजनेस में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वी विल बी अर्निंग हियर ह्यूज एंड ह्यूज प्रॉफिट्स। लेकिन बच्चों बिजनेस में हमारी एक चीज भी एसोसिएट करती है, वो कहता है हायर द इन्वेस्टमेंट, हायर द प्रॉफिट, बट हायर द रिस्क। हम जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे, सपोज अगर हम 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट भी 1 करोड़ के बराबर का आएगा, लेकिन हमारा रिस्क भी 1 करोड़ के बराबर का ही एसोसिएट। साथ ही कहता है अगर हम 50,000 रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि अगर हम 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारा रिस्क भी सिर्फ 50,000 का होगा और हमारा प्रॉफिट भी सिर्फ 50,000 का ही होगा। तो बच्चों ये सीधी बात हुई है कि अगर हम जितना पैसा लगाएंगे उतना ही हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन उतना ही हमारा रिस्क भी इन्वॉल्व होगा। कोई भी दुनिया में ऐसा बिजनेस नहीं है जो बिना रिस्क के किया जाए। कोई भी दुनिया में बच्चों ऐसा बिजनेस नहीं है जो बिना रिस्क के किया जाए। हम कोई भी बिजनेस कर लें, हम कोई भी बिजनेस कर लें, यहाँ तक कि हम अगर एक पेन बेचने का बिजनेस भी कर लें, या अगर हम एक ऑटो चलाने का बिजनेस भी कर लें, हर चीज में कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व है। अब पेन, सपोज करो कि अगर हम बॉल पेन का काम करते हैं, मार्केट से बॉल पेन की डिमांड खत्म होगी। अगर मार्केट से बॉल पेन की डिमांड ही खत्म हो जाए तो लोग क्या करेंगे? लोग जेल पेन पे आ जाएंगे। लोग जेल पेन पे आ गए तो बॉल पेन का बिजनेस खत्म। अगर ऑटो वाले का ऑटो खराब हो गया, तो उसमें भी रिस्क है, उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा जिसमें भी पैसे। तो बच्चा ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें हमारा रिस्क इन्वॉल्व ना हो। ह्यूमन एक्टिविटीज, मैं आपको अंडरलाइन करती हूँ। ह्यूमन एक्टिविटीज वो होती है जो हम परफॉर्म करते हैं, हम डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं, या जो ह्यूमंस परफॉर्म। अब ह्यूमंस जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो 2 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। पहला होता है जहां पे वो पैसा कमाने के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, और दूसरा होता है जो उन्हें पर्सनल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड। पैसा कमाने के लिए यानी कि जो 99.9% लोग पैसा कमाने के लिए, हर किसी का मोटिव होता है, अगर वो कोई भी काम कर रहा है तो उसका मोटिव होता है कि वो पैसा कमा सके। तो बच्चों हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं, या तो हम वो पैसा कमाने के लिए करते हैं, या जब हम अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, यानी कि जब हम अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। तो ह्यूमन एक्टिविटीज को हम 2 में क्लासिफाई करते हैं। वो 2 एक्टिविटीज होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो मनी की टर्म्स में कैलकुलेट करी जाती है, जो पैसे की टर्म्स में करी जाती है। जैसे कि एक डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा है तो इन रिटर्न वो उससे पैसे ले रहा है। ठीक है, एक टीचर स्कूल में पढ़ा रही है या एक टीचर ट्यूशंस ले रही है, इन रिटर्न वो उससे पैसे ले रही है। ये सारी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी अगर हम काम करें, कोई भी काम करें, बस हम उसमें पैसा ले रहे हैं, तो दैट विल बी नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी वो होती हैं दैट आर नॉट कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी की फॉर्म में कैलकुलेट नहीं होती। एग्जाम्पल, आपकी मम्मा आपके लिए घर पे खाना बना रही है, आपकी मम्मा आपके लिए घर पे खाना बना रही है, तो अगर आपकी मम्मा खाना बना रही है, इज शी गेटिंग पेड फॉर इट? क्या उन्हें कोई घर में खाना बनाने के लिए पैसे दे रहा है? नो। वो अपने दिल से कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपने बेटे को खिलाना चाहती है, वो अपनी बेटी को खिलाना चाहती है, वो अपने घर में खिलाना चाहती है। तो ये होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे उन्हें क्या मिलेगी? सेटिस्फैक्शन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं दैट आर अंडरटेकन टू अर्न मनी, जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। नॉन इकोनॉमिक होती है जो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम ले लेते हैं कुछ भी चीज जो हम मनी कमाने की टर्म्स में करे जाते हैं, और नॉन इकोनॉमिक वो होती है जो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड। ठीक है,
Now let's have a look over the difference ताकि हमें पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाए. ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न मनी और नॉन इकोनॉमिक का टू अर्न सेटिस्फैक्शन. Money measurement, economic activities are measured in terms of money, whereas non-economic activities are not measured in terms of money. Expectation, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम कोई ऐसा काम परफॉर्म करें जिससे हमें प्रॉफिट हो. नॉन इकोनॉमिक में होता है कि हम ऐसा काम परफॉर्म करें जिससे हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. ड्यूरेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक ड्यूरेशन तक ही की जाती है. भाई आप एक उसी डॉक्टर के पास जाओगे जो खुद भी खुद केपेबल होगा. सपोज अगर वो खुद ही बहुत दूर है तो आप उसके पास नहीं जाओ. आप अगर थोड़ी एक एज में चले गए हो, आप 60 एज के हो गए, 70 एज के हो गए, तो आपको कोई कंपनी में भी जॉब नहीं मिलेगी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक लिमिटेड ड्यूरेशन की ही होती है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम किसी भी एज में परफॉर्म कर सकते हैं. किसी भी एज में हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं. एंड रिजल्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एंड रिजल्ट आता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. और नॉन इकोनॉमिक का होता है जब हमें मेंटल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड हो. एग्जाम्पल, टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, या डॉक्टर टेकिंग फीस फ्रॉम हिज, या डॉक्टर टेकिंग फीस फ्रॉम द पेशेंट्स, या डॉक्टर टेकिंग केयर ऑफ द पर्सनल क्लिनिक. नॉन इकोनॉमिक में हो जाएगा मदर टीचिंग हिज ओन चाइल्ड या मदर टीचिंग हर ओन चाइल्ड. एक माँ अपने खुद के बच्चे को पढ़ा रही है तो वो होगी नॉन इकोनॉमिक, लेकिन अगर वही माँ स्कूल में पढ़ा रही है तो वो होगी इकोनॉमिक. क्लियर? आई होप आपको इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक का डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया. इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि दैट आर अंडरटेकन या दैट आर अंडरटेकन टू अर्न मनी. अब मनी कमाने के लिए हम 3 तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं. वो 3 तरीके होता है. पहला होता है बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन, तीसरा होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस वो होता है जहां पे हम डील करते हैं गुड्स या सर्विसेज. हम प्रोड्यूस करते हैं गुड्स या सर्विसेज, हम सेल करते हैं गुड्स या सर्विसेज. अगर हम रेगुलरली उनमें डील कर रहे हैं दैट इज नोन एज अ बिजनेस. यहाँ पे हम अर्न करेंगे प्रॉफिट्स. तो पहला कहता है इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी. हम अपना बिजनेस रन करते हैं ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स को कमा सकें. प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स या सर्विसेज, हम बनाते क्या है, हम प्रोड्यूस करेंगे अपने वही बच्चों गुड्स या सर्विसेज जो गुड्स या सर्विसेज कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे. हम वो गुड्स या सर्विसेज बनाएंगे जो कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे. गुड्स हमारे 2 तरीके के होते हैं. गुड्स कैन बी कंज्यूमर गुड्स ऑल्सो एंड कैपिटल गुड्स ऑल्सो. कंज्यूमर गुड्स आते हैं वो जैसे कि जो फिजिकली दिखते हैं, जैसे कि शुगर, पेन एक्सेट्रा. और कैपिटल गुड्स भी वही होते हैं जो फिजिकली दिखते हैं लेकिन वो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, ये सब चीज. हम वो सर्विसेज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको ऑटो का एग्जांपल दिया, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी, ये सारी सर्विसेज भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. सेल और एक्सचेंज, जब हम डील करेंगे, जब हम बेचेंगे क्या, अपने वही गुड्स या सर्विसेज, जो हम गुड्स या सर्विसेज बना रहे हैं उन्हीं को ही हम सेल करेंगे. सेल हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं. हम चाहे तो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को भी दे सकते हैं, या हम चाहे तो बीच में मिडलमैन को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. अगर हम कोई भी गुड या सर्विसेज अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, कोई भी गुड या सर्विसेज अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ बिजनेस. वो बिजनेस नहीं कहलाएगा. डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम रेगुलर बेसिस पर हम उसमें डील कर रहे हैं, सपोज हमारा काम पेन बेचने का, और अगर हम रेगुलर बेसिस पर अपने पेन बेच रहे हैं तभी वो बिजनेस कहलाएगा. अगर हम एक बार बेच रहे हैं, दूसरी बार नहीं बेच रहे, देन दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ बिजनेस. वो बिजनेस फिर नहीं कहलाएगा. नेक्स्ट आता है प्रॉफिट अर्निंग. हम यहाँ से कमाते क्या है, हम यहाँ से कमाते हैं अपने मैक्सिमम एंड मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट्स. हम बिजनेस करेंगे तो हमें होगा क्या, प्रॉफिट. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी हमारी बहुत ज्यादा एसोसिएट है. वी नेवर नो कि कल हमारे क्या चेंजेस आ जाए, कल हमारे पास क्या नई चीज हो जाए, जिसके हिसाब से हमें हमेशा अपने बिजनेस को थोड़ा सा प्रिपेयर करके चलना चाहिए.
कई बार हमारे बिजनेस में ऐसी अनसर्टिनिटी आ जाती है दैट में टर्न अप टू लॉसेस ऑल्सो, वो लॉसेस में भी टर्न कर सकते हैं। कई बार हम अपना बिजनेस बहुत ध्यान से बहुत सोच समझ के करते हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट पर चूक जाते हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। एलिमेंट ऑफ रिस्क, बच्चों जैसे मैंने आपको कहा था रिस्क हमारा हर चीज में इन्वॉल्व होता है, रिस्क हमारा किसी भी चीज में हो सकता है। सपोज अगर हम बात करें अपने गारमेंट्स के बिजनेस की, गारमेंट्स के बिजनेस की यानी कि कपड़ों के बिजनेस की, वो हमारा एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बच्चों कस्टमर का टेस्ट कभी भी चेंज हो सकता है, मार्केट में कभी भी लेटेस्ट फैशन आ सकता है, कभी भी लेटेस्ट डिजाइन आ सकता है, जिसकी वजह से हमारा रिस्क एसोसिएट हो जाता है। क्योंकि ये हमेशा कहता है हायर द इन्वेस्टमेंट हायर द प्रॉफिट बट हायर द रिस्क। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पर रिस्क इन्वॉल्व ना हो, लेकिन हाँ डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड करता है। बड़ा बिजनेस है तो रिस्क भी ज्यादा होगा, छोटा बिजनेस है तो रिस्क भी थोड़ा सा छोटा होगा। तो बच्चों ये तो थे हमारे सारे बिजनेस। सेकंड आता है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन हमारा कहता है कोई भी प्रोफेशन को रन करने के लिए, भले ही कोई डॉक्टर है, भले ही कोई लॉयर है, भले ही कोई टीचर है, भले ही कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम विदाउट हैविंग अ प्रॉपर डिग्री हम कोई भी प्रोफेशन रन नहीं कर सकते। अगर हमारे पास डिग्री नहीं है, अगर हमारे पास डिग्री नहीं है तो हम कोई भी अपना प्रोफेशन रन नहीं कर सकते। जो भी पर्सन प्रोफेशन में एंगेज होता है उसको प्रोफेशनल्स कहलाता है। ठीक है, हम ऐसे कहते हैं शी इज अ प्रोफेशनल गर्ल, क्योंकि ये इसके पास एक प्रॉपर डिग्री है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब हमें एक प्रॉपर प्रॉपर सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूट की नीड है जिसके थ्रू हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज लर्न कर सकते। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर जगह हमारी एंट्री नहीं हो सकती। इफ वी आर हैविंग अ प्रोफेशन ऑफ अ डॉक्टर, तो हम डॉक्टर का ही पूरा प्रोफेशन रन कर सकते हैं। अगर हमने डॉक्टर की ही डिग्री ली है तो हमारे पास डॉक्टर की डिग्री के ही रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज होगी, कंप्लीट स्किल्स होंगी, उसी की कंप्लीट ट्रेनिंग होगी, उसी की कंप्लीट एजुकेशन भी होगी। प्रोफेशनल एसोसिएशन, विदाउट हैविंग अ डिग्री, विदाउट हैविंग अ प्रॉपर सर्टिफिकेट हम कोई भी प्रोफेशन रन नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्रोफेशन को रन। कोड ऑफ कंडक्ट, हर जगह के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट फॉलोइंग दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस हम कोई भी अपना बिजनेस नहीं रन कर सकते। सर्विस मोटिव, जो हम चैरिटी की फॉर्म में भी करते हैं। कई बार एक डॉक्टर क्या करेगा, एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोल लेता है। एक डॉक्टर ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोल लिया कि वो फ्री में ही लोगों का इलाज करे। रिवॉर्ड और रिटर्न, इसमें हमें मिलती क्या है, फीस। इसमें हमें मिलती क्या है, फीस। तो बच्चों बिजनेस में हमें मिलता था प्रॉफिट, प्रोफेशन में हमें मिलती है फीस। नेचर ऑफ वर्क, हमारा जो वर्क होता है यहाँ पे एडवाइजरी वर्क होता है या कंसल्टेंसी। सपोज अगर आप एक डॉक्टर के पास गए हो, आप बीमार हो, तो वो आपको क्या कहेगा, आपको क्या कहेगा कि आपका गला खराब है, आप ठंडा पानी मत पीना, खट्टी चीजें मत खाना। ये क्या होगा, वो आपको एडवाइस करेगा। वो आपको एडवाइस क्यों करेगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। थर्ड आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में मिनिमम हमारे पास दो पार्टीज इन्वॉल्व होना जरूरी है। एक होता है एम्प्लॉयर जो कि होता है ओनर, एक होता है एम्प्लॉय यानी कि जिसके अंडर हम काम। एम्प्लॉयर होता है जो ओनर होता है, एम्प्लॉय होता है जो एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है। ये दोनों पार्टीज होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, तभी काम कर सकते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन में आती है। जब ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन में आती है तभी ये दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होना जरूरी है। वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन हम किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म का बोले तो कि हम ओरल भी कर सकते हैं, हम रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम रिटर्न टर्म्स में ही करें, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे कि हाँ हमने ये टर्म्स हमारी फाइनल हुई थी एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग एनी एम्प्लॉय। जब हमने एक एम्प्लॉय को रखा था तो उस टाइम पे हमने ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल करी। नेक्स्ट आता है रिवॉर्ड या रिटर्न। यहाँ पे हमें मिलती है सैलरीज या वेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, क्योंकि हमें बिजनेस में मिलता है प्रॉफिट, प्रोफेशन में हमें मिलती है फीस, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में हमें मिलती है सैलरीज या वेजेस।
नेचर ऑफ वर्क, यहाँ पे हमें अपना वही वर्क परफॉर्म करना है जो हमारा एम्प्लॉयर हमें देगा. दैट मीन्स द वर्क गिवन बाय द या प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर. जो काम हमें एम्प्लॉयर देगा, यानी कि जो काम हमारा ओनर, हमारा मालिक हमें देगा, हमें वही काम परफॉर्म करना. कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें हमारी कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी. क्यों? क्योंकि हम तो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो हमारी क्या इन्वेस्टमेंट होगी? आर इन्वेस्टमेंट विल ओनली बी आर माइंड. हमारा सिर्फ क्वालिफिकेशन, हमारी नॉलेज ही वहां पे इन्वेस्टमेंट होगी. हमारा कुछ भी पैसा कैपिटल की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी. कोड ऑफ कंडक्ट, हर जगह के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. सो एज की एम्प्लॉयर ने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जिसको एम्प्लॉय को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एम्प्लॉय उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिनाई नहीं कर सकता, वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता. क्वालिफिकेशन, हम जितने भी क्वालिफाइड होंगे उस बेसिस की हमें जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए. सपोज इफ वी आर हैविंग अ हायर क्वालिफिकेशन देन आवर जॉब विल बी हायर. इफ वी आर हैविंग अ लोअर क्वालिफिकेशन आवर जॉब विल बी low. क्लियर? एनी डाउट? गिविंग यू 1 मिनट. कोई डाउट है तो पूछो, नहीं हम आगे चलते. Done? Now let's have a look over the difference ताकि हमें हर चीज क्लियर हो. So the first is the mode of establishment या commencement. हम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें? हमारा बिजनेस फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करके स्टार्ट हो जाए. प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें एक प्रॉपर सर्टिफिकेट की नीड है, और एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट करने के लिए हमें एक अपॉइंटमेंट लेटर की नीड हो. नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस में हमारा वर्क होता है टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोफेशन में होता है हमारा कंसल्टेंसी या एडवाइजरी. और एम्प्लॉयमेंट में हमारा वर्क क्या होता है? द वर्क दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर. क्वालिफिकेशन, बिजनेस में हमें बहुत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है. प्रोफेशन में हम जो भी अपना प्रोफेशन रन करना चाहते हैं उसके लिए हमें एक्सपर्टाइज नॉलेज की जरूरत होती है. बच्चों, हमें चाहिए यहाँ पे एक्सपर्टाइज नॉलेज. एम्प्लॉयमेंट में हमारी जितनी क्वालिफिकेशन रहेगी उसके बेसिस पर ही हमारी पूरी पूरी जॉब डिपेंड. बिजनेस, प्रोफेशन, रिवॉर्ड. बिजनेस में हमें मिलते हैं प्रॉफिट्स, प्रोफेशन में हमें मिलती है फीस, और एम्प्लॉयमेंट में हमें मिलते हैं सैलरीज या वेजेस. कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में हमारी ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है. प्रोफेशन में हमारी लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में हमारी बिल्कुल भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होती. अब आप सोच रहे हैं कि प्रोफेशन में क्यों? तो बच्चों, अगर कोई डॉक्टर अपना प्रोफेशन रन करे या कोई एक टीचर अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल रही है, तो उसके लिए उसको मिनिमम चीजों की जरूरत है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, जैसे कि टेबल, जैसे कि चेयर्स. तो इतनी बहुत इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ती है. रिस्क, बिजनेस में हमारा बहुत हाई रिस्क इन्वॉल्व है. प्रोफेशन में हमारा मॉडरेट रिस्क होता है. अगर हमारा काम अच्छे से चल जाता है, हमारी प्रैक्टिस अच्छे से चल जाती है, तो हमें कोई रिस्क नहीं है, और अगर नहीं चलती तो हमारा रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है. एम्प्लॉयमेंट में अगर हम अच्छा काम परफॉर्म कर रहे हैं, विल बी गेटिंग रेगुलर सैलरीज, तो हमारा कोई रिस्क यहाँ पर भी इन्वॉल्व नहीं है. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, हम बिजनेस को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं. सपोज अगर आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं, तो जब वो रिटायर होंगे या जब आप बड़े हो जाओगे, क्वाइट पॉसिबल कि वो अपना बिजनेस आपको हैंड ओवर करें. तो इट मीन्स कि हम बिजनेस को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज के साथ. प्रोफेशन को हम आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं कहेंगे किसी को बेटा आप हमारी डिग्री ले लो और आप काम कर लो. ना ही हम एम्प्लॉयमेंट को ट्रांसफर कर सकते. कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते. प्रोफेशन का हमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने जरूरी. एम्प्लॉयमेंट में हमें एम्प्लॉयर के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने जरूरी. जो एम्प्लॉयर हमारा काम देगा हमें वही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने. मोटिव, हमारा मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस में. प्रोफेशन में होता है कि हमें अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी. वी कैन नॉट गिव रॉन्ग एडवाइस टू एनीवन. और एम्प्लॉयमेंट में हमारा होता है कि हमें अपना इतनी सैलरी अर्न करनी है कि हम बेसिक नीड्स अपनी फुलफिल कर सकें. एग्जाम्पल,
बिजनेस का हो गया शॉप या फैक्ट्री, प्रोफेशन का डॉक्टर हैविंग हिज ओन क्लिनिक, और एम्प्लॉयमेंट का हो गया डॉक्टर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल। अगर कोई डॉक्टर अपना खुद का रन कर रहा है प्रोफेशन, तो वो कहलाए, अपना खुद का क्लिनिक है उसका, तो वो कहलाएगा प्रोफेशन। लेकिन अगर वही डॉक्टर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो वो कहलाता है एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? एनी डाउट्स? डन? चलिए, बिजनेस फंक्शंस एट एंटरप्राइज लेवल। हम क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं एंटरप्राइज लेवल? द फर्स्ट पॉइंट इज फाइनेंसिंग। फाइनेंस बच्चों एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम अपना कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकते। अगर हमारे पास प्रॉपर फाइनेंस होएगा, प्रॉपर पैसा होगा, तो हम अपना बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर सकते। सेकेंड वन इज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब हम बनाएंगे क्या? हम बनाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। हम अपने इनपुट्स को या हम अपने रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फिनिश गुड्स में, ताकि हम गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करके आगे सेल आउट कर सकें। लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें करनी पड़ती है मार्केटिंग। मार्केटिंग बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मार्केटिंग हमारी हेल्प करती है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में इंफॉर्मेशन कि इस पर्टिकुलर ब्रांड या इस पर्टिकुलर नाम का कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में आ गया। विदाउट मार्केटिंग हमारे कंज्यूमर्स को नहीं पता चल सकता कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। लास्ट होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमें ह्यूमंस की नीड होती है, ह्यूमंस ही जरूरी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारे गुड्स को यानी कि प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जो हमारे इनपुट्स को, रॉ मटेरियल्स को आउटपुट में कन्वर्ट करने की हेल्प। तो बच्चों एंटरप्राइज लेवल पे हमें ये 4 फंक्शंस परफॉर्म करने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आता है हमारा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमारे रिसोर्सेज के साथ एसोसिएट होती है। इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे पहले रॉ मटेरियल या इनपुट लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे आउटपुट, फिर हम उसी आउटपुट को आगे मार्केट में सेल करेंगे। तो इंडस्ट्री एक ऐसी चीज होती है जहां पे पहले हम इनपुट लेंगे उस इनपुट को प्रोडक्ट में, आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसी आउटपुट को आगे मार्केट में जाकर सेल करेंगे। तो हमारी यहाँ पे इंडस्ट्री 3 में कैटेगराइज होती है। तो 3 इंडस्ट्री होती है हमारी, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी यानी कि पहली मतलब यहाँ पे हम सिर्फ लाएंगे सिर्फ और सिर्फ अपना इनपुट। सेकेंडरी मतलब कि दूसरी मतलब यहाँ पे हम बनाएंगे अपना आउटपुट। टर्शियरी मतलब कि तीसरी मतलब यहाँ पे हम करेंगे सेल। प्राइमरी में लाएंगे हम इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल, सेकेंडरी में हम उसी को कन्वर्ट करेंगे आउटपुट में, और फिर टर्शियरी में हम उसको ही करेंगे सेल। कैसे? प्राइमरी इंडस्ट्री में हमें चाहिए होता है इनपुट कहां से आता है? 2 जगह से। इनपुट आता है हमारा 2 जगह से बच्चों। वो 2 जगह होती है, सबसे पहले आती है हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरी आती है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। पहली आती है बच्चों हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरी आती है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हमारी वो होती है जो हमारी एक्सट्रैक्शन से ऊपर लिंक होती है। एक्सट्रैक्शन मतलब जब हम नेचुरल सोर्सेज यानी कि लैंड, सॉइल, वाटर या बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, वहां पे हम खोदा खादी करते हैं और यहां से हम निकालते हैं अपने रॉ मटेरियल। जैसे कि इसमें हम लेते हैं अपनी माइनिंग बच्चों बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। माइनिंग, फार्मिंग, ये सब हमारी आती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जब हम अपने जमीन में यानी कि नेचुरल सोर्सेज में खोदा खादी करते हैं ताकि हमें क्या मिल सके? इनपुट, प्रोडक्ट मिल सके, प्रोडक्ट नहीं रॉ मटेरियल मिल सके। एक्सट्रैक्टिव के बाद आती है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक होती है जो प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग के ऊपर डिपेंड है। इसमें हम लेते हैं फिश हैचरी, ब्रीडिंग ऑफ कैटल या पोल्ट्री फार्मिंग। तो बच्चों प्राइमरी इंडस्ट्री में हमें चाहिए होता है सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल, वो आता है हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री या जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हमारे आते हैं जब हम नेचुरल सोर्सेज यानी कि सॉइल, वाटर, एयर या बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ की अपनी खोदा खादी करते हैं और अपना रॉ मटेरियल निकालते हैं। जेनेटिक में आते हैं हमारे जब हम प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हैं। एग्जाम्पल पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल ब्रीडिंग। जब हमारे पास आ जाता है रॉ मटेरियल,
जो कि प्राइमरी में आ गया। अब हम इसको लेके जाएंगे सेकेंडरी में, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे आउटपुट में, यानी कि फिनिश गुड। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या कहती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री कहती है जो प्राइमरी में हमारे पास रॉ मटेरियल आया था, अब हम उसको प्रोसेस करेंगे, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की स्टेजेस से गुजरेगा ताकि हमारा एक प्रॉपर गुड बन के रेडी हो सके। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री को बच्चों हम दो में क्लासिफाई करते हैं। वो दो कौन सी होती है? एक तो होती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक होती है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री को बच्चों हम दो में क्लासिफाई करते हैं, एक होती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक होती है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आती है हमारी और चार तरीके की इंडस्ट्री। पहली होती है हमारी एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब कि जब हम रॉ मटेरियल को एनालाइज करेंगे और उसको सेपरेट कर देंगे फिनिश्ड प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल जैसे कि क्रूड ऑयल, हम क्रूड ऑयल को प्रोसेस करेंगे ताकि उसमें से हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब चीजें निकाल सकें। जब हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं और उसको सेपरेट करते हैं बहुत सारे अलग फाइनल प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल क्रूड ऑयल को जैसे हम सेपरेट करेंगे, बच्चों ये एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये एग्जाम्पल माइट पॉसिबल कि हमारे मैथ्स का फॉलोइंग में आए। जब हम क्रूड ऑयल को प्रोसेस करेंगे और यहां से निकालेंगे केरोसिन, पेट्रोल या डीजल। दूसरा आता है हमारे सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में जब हम दो या तीन रॉ मटेरियल को इकट्ठे जोड़ेंगे, जब हम दो या तीन रॉ मटेरियल को इकट्ठे जोड़ेंगे ताकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन सके। सपोज अगर हमें कभी सीमेंट बनाना हो, तो सीमेंट को बनाने जोड़ने के लिए हमें बहुत सारी चीजें उसमें ऐड ऑन करनी पड़ती, रेता, रोड़ी, बहुत चीजें ऐड करते हैं, तब जाके हमारा फाइनल सीमेंट रेडी हो जाए। थर्ड आती है हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जब हमारा कोई भी एक प्रोडक्ट बार बार प्रोसेस होता है ताकि हमारा फाइनल गुड निकले। जैसे कि हम बात करें शुगर केन यानी कि गन्ने, हम गन्ने को बार बार प्रोसेस करते हैं ताकि हमारी चीनी बन के रेडी हो सके। चीनी, जी हाँ, वो सफेद चीनी जो हम घरों में खाते हैं, पहले हम उसको प्रोसेस करते हैं तो ब्राउन शुगर निकलती है, ब्राउन शुगर को प्रोसेस करेंगे तो वो सफेद चीनी निकलती है जो आपके घरों में। लास्ट होता है असेंबलिंग। जब हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा एक ही जगह असेंबल करते हैं ताकि हमारा कोई प्रोडक्ट रेडी हो सके। अगर हम बात करें जैसे कि कार, जैसे कि हमारी टीवी, क्या आपको लगता है टीवी एक ही जगह सब बनता है? नो। क्या आपको लगता है कार हमारी एक ही जगह पूरी बनती है? नो। कई बार क्या होता है कार के हैंडल कहीं से आ रहे हैं, कार के डोरमैट्स कहीं से आ रहे हैं, कार में जो नीचे वो शीशे लगते हैं वो कहीं से आ रहे हैं। तो ये हर जगह 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 से सामान एक ही जगह पे आएगा और इकट्ठा जुड़कर एक प्रोडक्ट फाइनली रेडी हो जाएगा। तो बच्चों हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में हम लेते हैं चार चीजें। एनालिटिकल, जहां पे हम अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं और उसी प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं ताकि उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाल सकें। दूसरा होता है सिंथेटिकल, जहां पे हम दो या दो से ज्यादा केमिकल्स को या रॉ मटेरियल को ज्वाइन करते हैं ताकि हम एक प्रॉपर गुड बना सकें। थर्ड होता है हमारा प्रोसेसिंग, जहां पे हम एक प्रोडक्ट को बार बार प्रोसेस करते हैं ताकि हमारा फिनिश गुड निकल सके। और चौथा होता है हमारा असेंबलिंग। असेंबलिंग मतलब जहां पे हम दो, तीन, चार, पांच चीजों को असेंबल करते हैं, इकट्ठा जोड़ते हैं ताकि हमारा एक प्रोडक्ट निकल सके। दूसरी होती है हमारी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यानी कि बनाना। हम बनाते क्या है? हम यहाँ पे बनाएंगे अपनी बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, कुछ भी जो भी चीज हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड होती है वो कहलाती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। थर्ड होती है हमारी टर्शियरी। प्राइमरी से हमें मिला रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक स्टेज से। सेकेंडरी में हमने मैन्युफैक्चरिंग से यानी कि एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिकल और असेंबलिंग या कंस्ट्रक्शन से हमें बिना गुड जो रेडी हो गया। अब हम प्राइमरी से रॉ मटेरियल लिया, सेकेंडरी में गुड बनाया, टर्शरी में हम उसको क्या करेंगे? हम उसको करेंगे सेल। यानी कि टर्शरी इंडस्ट्री वो होती है जो हमारी ट्रेड से रिलेटेड होती है या जिसको हम सर्विस भी कहते हैं, यानी कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करने में भी हेल्प। ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि कम्युनिकेशन, जैसे कि हमारी बैंकिंग, जैसे कि इंश्योरेंस, जैसे कि वेयर हाउसिंग। ये सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है हमारी टर्शरी इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन हमारी हेल्प करता है जब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। बैंकिंग हमारी हेल्प करती है जब हमें पैसों की नीड होती है तो।
इंश्योरेंस, अगर हमारे कभी कोई रिस्क आ जाता, सपोज जब हमारा प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो, तो इंश्योरेंस हमारी हेल्प करता है रिस्क को कम करने में। वेयर हाउसिंग, जब हमारा प्रोडक्ट बनता है, जब हमारा प्रोडक्ट बनता है, जरूरी नहीं वो तभी सेल हो, थोड़ा सा उसमें टाइम गैप इन्वॉल्व, तो वेयर हाउसिंग एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम अपने प्रोडक्ट को रखते हैं, सेफ रखते हैं, ताकि जब उसकी डिमांड हो हम उस प्रोडक्ट को वहां से लेकर सेल कर सकें। और लास्ट होता है हमारा कम्युनिकेशन, जब हम कम्युनिकेट करते हैं ताकि हम प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकें। यहां पे आती है हमारी टर्शरी, जब हमारे गुड्स और सर्विसेज जो हमने सेकेंडरी तक बनाए थे उन्हें हम आगे सेल। क्लियर? कॉमर्स, कॉमर्स हमारी एक बहुत ही बड़ी टर्म होती है जो हमारी डील करती है सेल, ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज। कॉमर्स हमारा हेल्प करता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच में लिंक बनने के लिए, ये हमें एक लिंक प्रोवाइड करता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन और सेल परचेज इजीली कर सकें। ये हमारी हेल्प करता है कि हम स्मूथली अपने बिजनेस को रन कर सकें विदाउट हैविंग एनी ऑफ द ऑब्स्टिकल्स। मतलब कि यहाँ पे ये हमारे हिंड्रेंसेस को रिमूव करने में, यानी कि आने वाली अड़चनों को खत्म करने में हेल्प। सारे सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट भी बन गया, सेल भी हो सकता है, तो अड़चन कौन सी होंगी? तो बच्चों हमारी बहुत सारी यहाँ पे अड़चने भी इन्वॉल्व होती है। वो क्या होती है? पहली अड़चन होती है हमारी पर्सन्स, पर्सन्स यानी कि ह्यूमंस। ह्यूमंस की अड़चन को हमारा दूर करता है ट्रेड। जब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, जब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, तो एक दूसरे को नहीं पता चलता कि कब कंज्यूमर को डिमांड है, तो यहाँ पे बच्चों ट्रेडिंग आता है जो हमारे प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचा। फिर आता है हमारा प्लेस यानी कि जगह की हिंड्रेंस को दूर करता है हमारा ट्रांसपोर्ट। कैसे? जिस जगह पर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड होगी, हम अपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू उस प्रोडक्ट को दूसरी से तीसरी जगह भेजकर इजिली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। जिस जगह पे हमारी प्रोडक्ट की डिमांड होगी, जहां पर भी कंज्यूमर्स को डिमांड होगी, हम अपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू ऑल ओवर कंट्री कहीं पर भी भेजकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। थर्ड आती है हमारी टाइम, थर्ड हिंड्रेंस आती है हमारी टाइम की, जिसको दूर करता है स्टोरेज एंड वेयर हाउस। जरूरी नहीं कि जहां पे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो वहीं पर ही यूज होएगा। पॉसिबिलिटी होती है कि जहां हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वहां से और कहीं पे भी हमारा प्रोडक्ट की डिमांड है। क्या हो सकता है कि जब हमारा प्रोडक्ट बना है उसके बहुत टाइम बाद हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए होता है वेयर हाउस, जहां पे हम अपने प्रोडक्ट को फॉर द टाइमिंग रख सकें, ताकि हमारा प्रोडक्ट भी खराब ना हो, और जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है, टाइम आए उसकी डिमांड का, हम इजिली अपने प्रोडक्ट को दूसरी जगह पर भेज दें। फिर आता है हमारा रिस्क बच्चों, जो कि हर चीज में आएगा, इसको दूर करता है हमारा इंश्योरेंस। रिस्क आप सबको पता है, हम कोई भी काम कर ले रिस्क हमारा एसोसिएट होगा ही होगा। यहाँ पे अगर हमने अपना इंश्योरेंस लिया हुआ है, अगर हमारे पास प्रॉपर इंश्योरेंस है, तो हम अपने रिस्क को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। हमारा रिस्क कभी भी खत्म नहीं होगा, हम अपने रिस्क को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस बच्चों यानी कि पैसा। अब आप सबको पता है पैसे के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते, तो पैसे की दूर करता है बैंकिंग या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, जब भी हमें पैसे की डिमांड होती है, तो हम अपना बैंक से पैसे को लेकर या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा बोरो कर अपना काम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बच्चों फाइनेंस हमारी हेल्प करता है, बैंकिंग और फाइनेंस की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है बैंकिंग या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। लास्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन। अब भाई लोगों को पता कैसे चलेगा कोई नया प्रोडक्ट आया है, और चलो आया सो आया, लेकिन वो प्रोडक्ट है क्या, वो किस ब्रांड का प्रोडक्ट है, उसमें क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या बुराई है, तो वो दूर करता है हमारा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एक बहुत बढ़िया चीज है, एक ऐसी चीज है जो एक सिंगल टाइम पे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचती है, एक सिंगल टाइम पे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को तक पहुंचती है,
ताकि ताकि हर किसी को पता चल सके, इंफॉर्मेशन मिल सके कि इस प्रोडक्ट सर्विसेज में क्या है, ये क्या क्या फीचर्स हमें सर्व कर रही है, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते। तो ये थी हमारी सारी हिंड्रेंसेस। हम फिर से देखते हैं। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को दूर करता है हमारा ट्रेड। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को हमारा दूर करता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ टाइम को हमारा दूर करता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। रिस्क को हमारा दूर करता है इंश्योरेंस। फाइनेंस को हमारा दूर करता है बैंकिंग या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और इंफॉर्मेशन को हमारा दूर करता है एडवर्टाइज। ये सारे हिंड्रेंसेस को हम दूर करके अपनी अपनी ट्रेडिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इन सबसे हम लोगों तक, कंज्यूमर तक पर्टिकुलर टाइम पर प्रोडक्ट्स को इजीली अवेलेबल मार्केट में करवा सकते हैं, ताकि कंज्यूमर की नीड्स और वांट सेटिस्फाई। क्लियर? इफ एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, गिविंग यू 1 सिंगल मिनट, फटाफट से देखिए और क्वेश्चन। 25 सितंबर 2014 को हमारा मेक इन इंडिया कैंपेन स्टार्ट हुआ था। आपको बता दूं, इस मेक इन इंडिया कैंपेन में आपको कोई भी 25 के 25 कंपनीज को याद करने की जरूरत नहीं है। यू ओनली हैव टू गो थ्रू इट। मेक इन इंडिया कैंपेन हमारे प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ने, मोदी ने लॉन्च किया था ऑन 25 सितंबर 2014, ठीक है। जहां पे इंडिया में ही मल्टीनेशनल कंपनीज को अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो अपने प्रोडक्ट्स खुद ही इंडिया में बने। वो 25 सेक्टर हमारे इन्वॉल्व करते हैं। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, लेदर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, पोर्ट एंड शिपिंग, railways, renewable energy, roads and highways, space and autonomy, textiles and garments, thermal power, tourism and hospitality, and the last one is the wellness. गवर्नमेंट यानी कि मोदी ने 25 सितंबर 2014 को इंट्रोड्यूस किया था हमारा मेक इन इंडिया कैंप, डिजिटल इंडिया का कैंप, टू मेक अ पेपरलेस फेसलेस सोसाइटी। ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स अभी हमने पढ़ा जिस चीज में इन्वॉल्व करता है, ये इन्वॉल्व करता है हमारा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज। तो इसमें आती है हमारी दो चीजें। कॉमर्स इंक्लूड करता है हमारी दो चीजें, एक होता है हमारा ट्रेड, ट्रेड मतलब जहां पे हम बाइंग या सेलिंग करते हैं। दूसरा होता है ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, यहाँ पे जो हमारे ट्रेड को प्रमोट करते हैं, हमारी ट्रेड को और अच्छा करने में हेल्प करते हैं, वो कहलाते हैं हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड वो होता है जो हमारी बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स या सर्विसेज में डील करते हैं, जहां पे हम गुड्स या सर्विसेज में इजीली डील कर सकते हैं, ताकि हम क्या अर्न कर सकें, प्रॉफिट। क्योंकि बच्चों बिजनेस में अगर रहना है तो हमें प्रॉफिट्स अर्न करने बहुत ज्यादा एसेंशियल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम मिडल मैन को हायर करें, ताकि हम जगह जगह पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें, ताकि हम हर पर्टिकुलर कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। ये हमारे हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को रिमूव करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में प्रॉपर लिंक बनाने में हेल्प। तो ट्रेड को बच्चों हम दो में डिवाइड करते हैं, एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड जो हम होम अपने की होम कंट्री में कर सकते हैं, इसको हम डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेड भी कहते हैं। ये इंटरनल ट्रेड होता है जो हम अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में ही कर सकते हैं, यानी कि जो हम अपनी कंट्री में ही कर सकते हैं। दैट ट्रेड इज नोन एज द इंटरनल ट्रेड। जो ट्रेड हम अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में करते हैं वो इंटरनल ट्रेड ही कहलाता है। इंटरनल ट्रेड को हम दो में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड होता है, होल मतलब कि सारा, सारा मतलब कि जो हम बल्क में करते हैं, जो हमारा बल्क क्वांटिटीज में किया जाए। दूसरा होता है हमारा रिटेल ट्रेड, यानी कि जब हम छोटी छोटी क्वांटिटीज में, छोटे छोटे कंज्यूमर अपने होलसेलर से ही अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, और ताकि वो आगे कंज्यूमर्स तक सेल कर सके।
जब वो कंज्यूमर्स तक सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो वहां पे कंज्यूमर्स के साथ उनका आता है पर्सनल कॉन्टैक्ट डेवलप होने के चांसेस है। वो पर्सनल कॉन्टैक्ट इसलिए डेवलप होता है क्योंकि हम रेगुलरली अपने कंज्यूमर, अपने रिटेलर्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उनकी नीड्स और वांट्स को, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने की कोशिश। सेकेंड आता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड को हम इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड भी कहलाते हैं, जहां पे हम आउटसाइड द ज्योग्राफिकल लोकेशन अपना काम करते हैं। ठीक है, आउटसाइड द ज्योग्राफिकल लोकेशन रहते हैं जहां पे दो या दो से ज्यादा कंट्रीज भी इन्वॉल्व होती है, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज भी इन्वॉल्व। इसमें सबसे पहला आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब कि इंपोर्ट मतलब कि इन करवा रहे हैं। इन कैसे करवा रहे हैं? बाहर की कंट्री का सामान अपने देश में मंगवा रहे हैं। जैसे कि आपको सबको पता है कि चाइना से हमारे टॉयज आते थे, नॉट नाउ, आते थे, तो हम क्या करते थे? अपनी कंट्री में इंपोर्ट। दूसरा होता है हमारा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब यानी कि एग्जिट, जब हम अपनी देश का सामान दूसरे देशों में भेजते हैं। अब आप सबको पता है कि चाय यानी कि टी कहां पे मिलती है? सिर्फ और सिर्फ असम यानी कि इंडिया। और शायद ही कोई दुनिया का ऐसा कोना होगा जहां पे टी ना पीता हो। तो टी एक ऐसी चीज है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज। थर्ड होता है हमारा एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट होता है कि हम चाइना से सामान मंगवा रहे हैं इंडिया में, लेकिन इंडिया में वो कंज्यूम नहीं करेगा, हम एट द सेम मोमेंट इंडिया से सामान भेज रहे हैं आगे नेपाल। चाइना से मंगवा रहे हैं सामान, टॉयज मंगवा रहे हैं इंडिया में, नॉट फॉर द कंजम्पशन ऑफ इंडिया, लेकिन इंडिया से हम आगे बेच रहे हैं आगे अपना नेपाल। ये कराता है एंट्री पोर्ट, ये कहलाता है एंट्री। तो इसीलिए हमारा एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं जहां पे दो या दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, क्योंकि बच्चों एंट्री पोर्ट में हमारी दो से ज्यादा कंट्रीज ही इन्वॉल्व होती है। फिर से सुनेंगे, ट्रेड को हम दो में डिवाइड करते हैं। दो में मतलब कि एक होता है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड भी कहलाता है, जहां पे हम अपने ही ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में काम करते हैं। एग्जाम्पल होलसेल या रिटेल। दूसरा कहलाता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड यहाँ पे हम दो या दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व करते हैं, जहां पे हम आउटसाइड ज्योग्राफिकल लोकेशन अपना काम करते हैं। यहाँ पे हमारी तीन चीजें आती हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो हमारे ट्रेड को प्रमोट करने में हेल्प, जिसके थ्रू हमारा ट्रेड बढ़ सकता है, जिसके थ्रू हमें एक हेल्पर बनते हैं ये, ताकि हम अपनी ट्रेड को और ज्यादा बढ़ा सकें। तो इसमें हमारा आता है सबसे पहले ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट बच्चों एक ऐसी चीज है जो हमारे रेडी प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती है। जब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, जरूरी नहीं कि उसकी डिमांड वही हो, साथ ही जरूरी नहीं कि जहां हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वहीं पे हमें सारा रॉ मटेरियल बन जाए, नहीं, हो सकता है हमें बाहर से रॉ मटेरियल लेके आना पड़े। तो ट्रांसपोर्ट हमारी हेल्प करता है रॉ मटेरियल्स को लाने में, साथ ही जब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाने में हेल्प। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। कम्युनिकेशन हमारी हेल्प करती है, कम्युनिकेशन बच्चों हमारी हेल्प करती है ताकि हम अपने कंज्यूमर्स के साथ कम्युनिकेट करके उनके हिसाब का प्रोडक्ट या सर्विसेज बना के मार्केट में सेल कर सके। सेकेंड आता है हमारा बैंकिंग या फाइनेंस। अब आप सबको पता है कि पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पे हमें भी प्रोवाइड करते हैं बैंक्स या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जब भी हमें पैसे की दिक्कत हो, जब भी हमें फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हमारी हेल्प करते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं उनको हमारे बैंक एक बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड दैट फैसिलिटी इज नोन एज द फैसिलिटी ऑफ ओडी। ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये फैसिलिटी हमारी हेल्प करती है, ये फैसिलिटी हमारी हेल्प करती है कि कहीं भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, अपने फंड्स की दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे हम अपने फंड्स की दिक्कत को इजीली सॉर्ट आउट कर सकते। थर्ड आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जैसे कि मैंने आपको बताया, रिस्क हमारा हर जगह इन्वॉल्व होता है, तो हमें अपना इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करवा लेनी चाहिए। फायर इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस, या कि थेफ्ट इंश्योरेंस, एक्सीडेंट हो रहा है तो वो इंश्योरेंस, ताकि हम अपने रिस्क को ऑब्वियसली जीरो कभी नहीं कर सकते,
लेकिन वी कैन ट्राई टू रिड्यूस आवर रिस्क, हम अपने रिस्क को थोड़ा सा रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते। तो बच्चों इंश्योरेंस बहुत जरूरी है होना ताकि हम अपने रिस्क को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट होता है हमारा वेयर हाउस। वेयर हाउस बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि जहां हमारा प्रोडक्ट बना है वहां पे उसी टाइम ही हमारी डिमांड आ जाएगी और वो मार्केट में जाके सेल हो जाए। नो, हमारा टाइम गैप यानी हिंड्रेंस ऑफ टाइम गैप बहुत इन्वॉल्व होता है यहाँ। और हमेशा हर कंपनी स्टॉक में ही प्रोडक्शन करके रखती है ताकि जैसे डिमांड है वैसे ही वो सेल के लिए भेज। तो बच्चों वेयर हाउस एक ऐसी जगह है जहां पे हम अपने प्रोडक्ट को सेफली सिक्योर करके रख सकते हैं और जैसे ही हमारी डिमांड आती है हम फटाफट से अपने प्रोडक्ट को वहां से निकाल के भेज दें ताकि हमारा प्रोडक्ट टाइमली मार्केट में अवेलेबल हो जाए। लास्ट होता है हमारा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने। अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा प्रोडक्ट है और कैसा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या अच्छाई है, उसका प्राइस कैसा है, उसकी क्वालिटी ऐसी कैसी है। हमें ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग एक ऐसी चीज है जो हमारी हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिमूव करती है, जिसके थ्रू हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाती है ताकि हम अपने प्रोडक्ट को इजिली कंज्यूम कर सकें। ये सारी चीजें हमारी हेल्प करती हैं हमारे ट्रेड को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने की ताकि हमारी ट्रेडिंग और ज्यादा बेनिफिशियल हो सके और अच्छे पेस पर हमारी ट्रेडिंग हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट से रिकॉल करिए फिर आगे चलिए। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप अ मैसेज जल्दी से। एनी डाउट्स? डन। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड। पहला होता है हमारा इकोनॉमिक, फिर होता है हमारा सोशल और थर्ड होता है हमारा ह्यूमन या इंडिविजुअल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स वो होती हैं जिसमें हम फोकस करते हैं अपनी 3 प्रायोरिटी चीजों। जब भी हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस करते हुए हमें 3 चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। पहली चीज होती है हमारी सर्वाइवल हमारी एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर हम नो प्रॉफिट और नो लॉस पर काम करते हैं। सर्वाइवल हमारी एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर हम नो प्रॉफिट और नो लॉस पर काम करते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को या अपनी ब्रांड को मार्केट में एस्टैब्लिश करने का। यहाँ पर हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को या हमारी ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट में जाने, ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट में पहचाने। तो बच्चों सर्वाइवल एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे हम नो प्रॉफिट और नो लॉस पर काम, लेकिन हम लॉन्ग टर्म तक सर्वाइवल स्टेज पर काम नहीं कर सकते। अगर हम लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिकना चाहते हैं, मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं, तो हमें अर्न करने पड़ते हैं प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स एक ऐसी चीज होती है दैट आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द बिजनेस। अगर प्रॉफिट्स होंगे तो ही हम लॉन्ग टर्म तक मार्केट में रह सकते हैं। अगर हमें प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो हम मार्केट में लॉन्ग टर्म तक नहीं रह सकते। साथ ही प्रॉफिट्स को हम कहते हैं दे आर द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। प्रॉफिट एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। दे आर द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। जब हमें प्रॉफिट्स हो जाते हैं तो हम सोचते हैं अपनी ग्रोथ के बारे में। जब हमें अच्छा अर्न करने लग जाते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, तो हमारा मन करता है हम आगे बढ़े, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड करें। तो जब हम अच्छा करते हैं हम सबसे पहले बढ़ाते हैं अपने प्रोडक्ट्स। जब हमारे प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे तो हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बढ़ेंगे, हमारी सेल्स भी बढ़ेगी, हमारी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी,
हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, मतलब कि ये कहलाती है हमारी ओवरऑल सेल, ओवरऑल ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहली स्टेज आती है सर्वाइवल, जहां पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं, लेकिन हम लॉन्ग टर्म पे इस पे नहीं रह सकते। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा प्रॉफिट, जहां पे हम अपनी कॉस्ट से एक्स्ट्रा अर्न करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकें। एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। If we'll be earning profit in the business, then only we can survive for long term in the organization, in the market. थर्ड आता है हमारा ग्रोथ, जहां पे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बढ़ाते हैं अपने प्रोडक्ट्स, फिर हमारे बढ़ेंगे एम्प्लॉयज, फिर हमारी बढ़ेगी सेल्स, फिर हमारी बढ़ेगी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, फिर हमारी बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स इट विल बी अ ओवरऑल ग्रोथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। फिर आते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव जो हम सोसाइटी के में रहकर करते हैं। हम सोसाइटी में रहकर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते। हम जब अगर सोसाइटी में रहकर काम करते हैं तो हमें सोसाइटी के बारे में भी सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम सबसे पहले तो बनाएंगे गुड्स। तो वो जो गुड्स बना रहे हैं वो हम भेजेंगे मार्केट में फेयर प्राइसेस, हम उनके एक्स्ट्रा प्राइसेस नहीं ले सकते। साथ ही जो हम गुड्स बना रहे हैं वो हजार्डस नहीं होने चाहिए, उनको कंज्यूम करके हमारी हेल्थ का खतरा नहीं होना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि हम कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, एडल्ट्रेशन, ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। हम सेफली और अच्छे गुड्स ही मार्केट में भेजेंगे, जो उनका प्राइस है उन्हीं प्राइस पे करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेंगे। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम पर रखेंगे। वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, डिसेबल्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, हम रिलीजन, कास्ट, क्रीड इन सब के ऊपर मैटर नहीं करेंगे, हम सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड। नेक्स्ट होता है प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, स्मोक, पॉल्यूशन, ये सब काम नहीं करेंगे। हम बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से अपने एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखकर अपना आगे काम कंटिन्यू करेंगे। कम्युनिटी को सर्व करेंगे बाय प्रोवाइडिंग क्रच फैसिलिटी। अब सारे पूछ रहे हैं क्रच क्या होता है, तो बच्चों क्रच होता है डे केयर टाइम, जहां पे हम अपने बच्चों को छोड़कर काम पर पेरेंट्स जाते हैं। तो बच्चों को क्रच फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, फ्री हॉस्पिटल फैसिलिटीज या फ्री डिस्पेंसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। ये सब काम कंपनी इसलिए करती है ताकि मार्केट में अच्छी गुडविल, अच्छी रेपुटेशन, अच्छी इमेज मार्केट में सेट कर सके। लास्ट होता है वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, हम अपने एम्प्लॉयज का भी वेलफेयर करते हैं बाय प्रोवाइडिंग गुड कंडीशन। इसके बाद आते हैं हमारे तीसरे, यानी कि ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, जो हर कोई अपने लिए भी कर, हर कोई काम अगर कर रहा है तो उसको अपनी नीड्स भी सेटिस्फाई करना जरूरी। तो सबसे पहले तो उनको मिलेंगी फेयर वर्किंग या हेल्दी वर्किंग सेफ कंडीशंस। साथ ही उनको मिलनी चाहिए फेयर वेजेस या सैलरी, जितनी वेजेस या सैलरीज वो डिजर्व करते हैं वो। उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चांस मिलना चाहिए कि उनकी भी अच्छे से ग्रोथ हो सके। उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जरूरी है ताकि उनको लगे उनकी जॉब सिक्योर्ड है, वो फ्री होके, कंफर्टेबल होके, विदाउट एनी टेंशन अपना काम कर सके। मोटिवेट करना चाहिए, कैसे? उनको एक्स्ट्रा बोनस प्रोवाइड करें। साथ ही हमें अपने एम्प्लॉयज को चांस देना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के या मैनेजमेंट के हर इंपॉर्टेंट डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सके। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को हम 3 में क्लासिफाई करते हैं। पहला आता है इकोनॉमिक, फिर सोशल, फिर पर्सनल या ह्यूमन या इंडिविजुअल। सो इकोनॉमिक में हम लेते हैं सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो सोशल में हम करते हैं सोसाइटी के पार्ट में, हम बनाते क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज फेयर होने चाहिए, रीजनेबल प्राइसेस पे मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट करनी है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज कम्युनिटी को सर्व करना है टू मेक गुडविल इन द मार्केट, गुड रेपुटेशन इन द मार्केट। हमें करने हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि फेयर वेजेस, सैलरी, फेयर इंसेंटिव्स ताकि मोटिवेट कर सके, फेयर बोनस देना ताकि मोटिवेट कर सके। प्रॉपर हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के चांसेस देने हैं, उनको ऑप्शन देना है कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकें ताकि वो भी अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन, वैल्यूएबल सजेशंस दे सकें। उनको सेफ वर्किंग कंडीशन देंगे ताकि उनका हेल्थ का इशू कभी भी वहां पे हाईलाइट। ये सारे होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव
ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट आता है हमारा रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट बच्चों मान ली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉफिट होगा तभी हम ऑर्गेनाइजेशन में रह सकते। अगर हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर सकते। तो पहली सिचुएशन होती है सर्वाइवल। अगर हमें अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो ही हम मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम नहीं कर सकते। प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम लॉन्ग टाइम तक काम करके क्या करेंगे, काम का हमारे खर्चे होंगे। जब हमारे पास काम करके कुछ हिस्सा हम नहीं बचाते तो हमारे काम करने का कोई भी फायदा नहीं। अगर हमें लॉन्ग टर्म तक मार्केट में रहना है, अगर हम चाह रहे हैं हमारा मार्केट में ब्रांड रहे, हमारा नाम मार्केट में चलता रहे, तो हमें मार्केट में प्रॉफिट करने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें अच्छे प्रॉफिट्स होंगे तो हम एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, हमारी ग्रोथ होगी, हम अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाते हैं, हम अपने एम्प्लॉइज बढ़ाएंगे, हम अपनी सेल्स बढ़ाएंगे, हम अपनी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, हम अपना मार्केट शेयर बढ़ाएंगे। इट मीन्स कि ये पूरी ओवरऑल ग्रोथ की बात है। नेक्स्ट होता है मेजर ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि अगर हम अपने रॉ मटेरियल्स को कम यूज कर रहे हैं, अगर हम अपनी वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, हम बहुत तरीके से चल के मिनिमम रॉ मटेरियल्स में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम अपना काम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। हम अपनी वेस्टेज ना करें, कम से कम रॉ मटेरियल्स यूज करें, तो हम वहां से अपना प्रॉफिट भी ज्यादा अर्न कर सकते। लेकिन बच्चों ये कहता है कि प्रॉफिट्स के साथ साथ हमें और भी चीजें मैटर करती हैं। रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बेयरिंग, प्रॉफिट एक ऐसी चीज है जो हमारा एक रिस्क को भी बेयर करने में हेल्प कर सकते। सपोज अगर हमें बिजनेस में कोई रिस्क हो गया, अगर हम प्रॉफिट्स अच्छे अर्न कर रहे थे तो हम अपने प्रॉफिट्स के थ्रू अपने रिस्क को कवर कर सकते। अब आप सबको पता है कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पे हमारा रिस्क इन्वॉल्व ना हो। रिस्क हमारा हर जगह इन्वॉल्व होता है। अगर हम प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट्स हमारी हेल्प करेंगे हमारे रिस्क को थोड़ा रिड्यूस करने में, हमारे रिस्क को बियर करने में। अगर हम अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं तो मार्केट में हमारी गुडविल अच्छी होगी, पब्लिक इमेज अच्छी बनेगी, हमारी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे काम की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ने में इच्छुक होंगे, जुड़ने में इंटरेस्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में हमारी इमेज है कि ये कंपनी प्रॉफिट्स ही अर्न करती है। हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सोचते, प्रॉफिट्स के अलावा कई कंपनीज प्रॉफिट में अंधा होके, यानी कि प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अंधी हो जाती हैं या बिल्कुल ही गलत काम करने शुरू कर देती हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव, सिर्फ और सिर्फ यही एक ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए हमारे प्रॉफिट। कई बार हम लोग प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बहुत गलत काम कर जाते हैं, जैसे कि करप्ट प्रैक्टिसेस, हम करेंगे ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, एडल्ट्रेशन। हमारा काम होता है सिर्फ प्रॉफिट्स कमाना, जिसके लिए हम गलत सामान दे देंगे, हम सस्ते सामान को महंगे में बेच देंगे। हमें ये सब काम नहीं करना चाहिए। सेकेंड, लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि हमें घटिया क्वालिटी नहीं देनी। अभी हमने पीछे बात करी कि हमें रॉ मटेरियल्स कम से कम यूज करें। इसका ये मतलब नहीं है कि हम गंदा रॉ मटेरियल, थर्ड क्लास रॉ मटेरियल लगाएं जिससे हमारे सोसाइटी को गलत फायदा हो, यानी कि हमारी सोसाइटी की हेल्थ के ऊपर बात आ जाए। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना। थर्ड, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, अगर हम चाहते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म तक हम उस कंपनी के साथ अटैच रहें, अगर हम चाहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म तक अपनी सोसाइटी को सर्व कर सकें, लॉन्ग टाइम तक हमारे कस्टमर्स हमारे साथ टिके रहें, तो हमें एक रीजनेबल प्रॉफिट्स का ही ध्यान रखना। हमें यही देखना है कि हम उनके साथ काम करते हुए कुछ गलत ना करें। बिजनेस रिस्क, giving you 1 minute to recall each and everything, then we'll start further. Done. बिजनेस रिस्क, अब जब हम काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था, रिस्क तो हमारे साथ इन्वॉल्व होता ही होता है। बिना रिस्क के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। रिस्क है तो ही हमारे बिजनेस का भी मजा, क्योंकि अगर हम जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉफिट भी हमें उतना ही होगा, लेकिन रिस्क भी हमारा उतना ही वहां पे एसोसिएटेड रहे। तो बच्चों, रिस्क करने का मजा ही, बिजनेस करने का मजा ही तब है जब रिस्क हो।
ताकि हम थोड़ा सा हर चीज को एनवायरमेंट के ऊपर ध्यान में रख के ही काम कर सकें। तो हम अपने रिस्क को दो में डिवाइड करते हैं। वो दो तरीके के रिस्क होते हैं। पहला होता है हमारा स्पेक्यूलेटिव रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क होता है जो होता है 50-50 रिस्क, यानी कि हमें रिस्क हो भी सकता है या हमें रिस्क नहीं भी हो सकता। दिस इज द टाइप ऑफ रिस्क जहां पे हमारे प्रॉफिट होने के भी चांसेस होते हैं और हमारे लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। मार्केट में कोई नया फैशन आ गया जिसकी वजह से पुराने फैशन को लोगों ने छोड़ के नए पे शिफ्ट कर दिया। अब जो नया फैशन आएगा तो ही तो रिस्क होएगा। इन केस अगर कोई फैशन में चेंज ही नहीं हो रहा तो हमारा रिस्क क्यों होएगा? इट मीन्स कि 50-50 ऑप्शन होगा। प्योर रिस्क होता है जो कि 100% हमें रिस्क ही होएगा। एग्जाम्पल, एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई। अब एक्सीडेंट हो गया या आग लग गई तो मतलब कि रिस्क हमारा हो ही होगा। इस रिस्क को हमारा कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो दो तरीके के हमारे रिस्क होते हैं। बिजनेस रिस्क जो होते हैं, ये मैं आपको इधर लिख देती हूँ, आपको जब आप इसकी रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी होगी इसको याद करने। तो रिस्क जो होते हैं ये हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा स्पेक्यूलेटिव रिस्क और एक होता है हमारा प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क होता है हमारा जो हमारा 50-50% होता है कि रिस्क होगा भी और रिस्क नहीं होगा। लेकिन प्योर रिस्क होता है जो कि हमारा कहता है कि हमें 100% रिस्क ही हो। कमिंग इन जस्ट 1 minute प्लीज। Sorry, I'm so sorry. चलिए, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। पहला होता है बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। रिस्क हमारा आता कैसे? अनसर्टेनिटी, हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला, लेकिन अगर हमारे पास कंप्लीट नॉलेज है तो हम अपने रिस्क को अवॉइड कर सकते। बट अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या हमारे कॉम्पिटिटर्स कुछ नया करने वाले हैं, क्या मार्केट में कुछ नया आने वाला है, तो ऐसी जगह पे हमारे रिस्क होने के चांसेस हो जाते हैं। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क होगा तो ही बिजनेस करने में मजा है, होगा तो ही बिजनेस करने में मजा है। ठीक है, हर का रिस्क डिपेंड करता है। अगर हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है तो रिस्क ज्यादा होगा, बिजनेस बहुत कम है तो रिस्क भी हमारा कम हो जाए। लेकिन हम रिस्क को खत्म नहीं कर सकते हैं, हम रिस्क को फुल फ्लेज एलिमिनेट नहीं कर सकते। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। हमारा नेचर और साइज क्या है? अगर हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है तो हमारा रिस्क भी बहुत बड़ा हो, लेकिन अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो हमारा रिस्क भी छोटा। एग्जाम्पल, अगर हम बात करें अपने गारमेंट्स की यानी कि फैशन की तो हमारा रिस्क वहां पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि मेडिसिन के काम तो हमारा रिस्क वहां पे बहुत ही कम होता है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बेयर, यानी कि हायर द इन्वेस्टमेंट हायर द प्रॉफिट हायर द रिस्क। नो रिस्क नो गेन। अगर हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ही हमें ज्यादा प्रॉफिट, तो हमारा रिस्क भी ज्यादा ही। हमारे रिस्क होता कैसे कैसे, तो इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं? तो पहला हमारा कॉज होता है नेचुरल कॉज, यानी कि आंधी बाढ़ तूफान बारिश कोविड, इन सब चीजों से हमें रिस्क होगा। दूसरा होता है ह्यूमन कॉजेस, जैसे कि ह्यूमंस एम्प्लॉय लोगों ने क्या कर लिया, कंगों पे बैठ गए, स्ट्राइक्स कर दी कि हम काम नहीं करेंगे। थर्ड होता है हमारा इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस जैसे कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, या गवर्नमेंट ने कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, या कोई इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया है जिसकी वजह से लोन नहीं ले पा रहे हैं। ये सारे होते हैं हमारे इकोनॉमिक। और लास्ट होता है हमारा अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट जैसे कि कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ गई जिसकी वजह से हमारे रिस्क होने के चांस। इन शॉर्ट हम रिस्क को खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी मार्केट की ऐसी नॉलेज रख सकते हैं जिसकी वजह से हम अपना रिस्क थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं।
कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता विदाउट रिस्क, लेकिन हम अपने रिस्क को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए मार्केट की कंप्लीट नॉलेज रख सकते हैं। हम रिस्क के साथ कैसे डील कर सकते हैं? अगर हम अपनी रिस्की ट्रांजैक्शंस को अवॉइड कर लें, अगर हम प्रॉपर इंश्योरेंस वगैरह ले लें, यानी कि प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स कर लें, तो हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। प्रॉपर इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह ले लें, तब भी हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। हम ऐसी जगह काम ही ना करें जहां पे हमें रिस्क होने के चांस हो, मतलब कि हमें उन लोगों के साथ डील ही नहीं करना चाहिए जहां पे हमारा रिस्क होता है कि इनके साथ काम करके हमें रिस्क हो सकता है। लास्ट होता है शेयर रिस्क विद अदर एंटरप्राइजेस, यानी कि हम किसी के साथ मिलकर काम करें ताकि हमारा रिस्क हाफ। With this, we have come to an end of the chapter. I hope you all like the video. Please do like, share, and subscribe the video. If anyone is having any doubt, please feel free to drop the message in the chat box. I'll surely revert to you with the same. Pulse Bounty, a very special feature organized by an academy in which if you see any inappropriate content or data, please feel free to report for the same. For this, what you can do is you can go to the description below, a form will be provided. You can easily fill the form and report for the same. If you will be correct and you will be the first one, you can easily claim your prizes. अनअकैडमी में हमारे बैचेस चल रहे हैं जिनको हम फोकस बैचेस करते हैं, जहां पे आपको एमसीक्यूज और एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कराई जाएगी। दीज आर पेड बैचेस, या आप अनअकैडमी की ऐप पे ले सकते हैं, बट फॉर दिस यू हैव टू यूज माय रेफरल कोड, दैट इज BREJ10, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाए। At an academy, you can ask any number of doubts, and at any time, you can ask 24/7, 365 any doubts. No one will say no. आपको जो solution मिलेंगे हाई क्वालिटी इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, the answers to your solution will be 100% accurate. If you want any same questions for your practice, you can also get the same questions. अगर आपको होमवर्क में असिस्टेंस चाहिए तो आपको वो असिस्टेंस भी होमवर्क में प्रोवाइड कर दीजिए। For Ask It Out, if you are an Android user, you can go to Google Play or Play Store for downloading the app. And if you are an Apple user, you can easily go to App Store for downloading the app. After downloading, click on the option Ask It Out. Choose the question if it's saved in your gallery. Otherwise, you can click the picture for the same. Select the question in which you are having a doubt. Crop the particular point in which you are having a doubt. Choose the subject under which your question goes. The answer will be in front of your eyes. You are only 5 steps away, and the 6th one will be the solution to your problem. After downloading that app, please go and purchase the subscription, either Plus or Iconic of your choice. But don't forget to use your own referral code, that is BREJA10, to get a discount of 10%. Thank you so much, everyone, for coming and listening to the lecture. Do like, share, and subscribe the video. We'll meet you on Monday. Thank you. Bye, everyone. Good night. Take care.